But this is our first paper which we'll be doing tonight, and that is May June 2025 P42 and 1 hour का पेपर है बेटा ये मई जून 2025 P42 1 hour का पेपर है 40 मार्क्स का पेपर है मेक श्योर आपके पास 16 पेजेस हो कोई भी पेज मिस या मिस प्रिंटिंग नहीं है अगर ऐसा मिस प्रिंटिंग वाला सिनेरियो है तो फौरन आपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है and this is where we are starting our first question. The pehla question seems to be a question of light. Yes, the student investigates the refraction of light as it passes through transparent block and determines the refractive index n of the block. सही बेटा. The student praise sheet is shown to full size. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फिर बता दूं जब भी एग्जामिनर आपसे बोलता है कि आपको full size sheet given है तो that means you can take measurement from the sheet. The outline of the transparent block is shown by the rectangle ABCD. सही है बेटा. एंड दूसरी चीज हमसे क्या कही जा रही है यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा मैं जरा साउंड थोड़ी सी बढ़ा दूं. नाउ सीम्स बेटर. ओके so ABCD a line SR that meets the side AD of the block is also marked. बेटा एक लाइन SR है जो कि साइड AD को मीट कर रही है वो भी मार्क की हुई है. ये वाली लाइन की बात हो रही है जो साइड AD पे मिली हुई है. ओके आगे बढ़ते हैं. On figure 1.1 draw a normal to the block at point R. Extend your normal 6 centimeters above the side AD and below the side BC. ठीक है बेटा आपने अपना नॉर्मल 6 सेंटीमीटर AD के ऊपर और 6 सेंटीमीटर हमारे पास बिलो द साइड BC बोला है ना. हाँ ओके तो टोटल हमारे पास नॉर्मल जो है वो 6 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लंबा रखना है और 6 सेंटीमीटर हमें नॉर्मल को यहाँ पे लॉन्गर रखना है. तो फॉर नॉर्मल आई विल बी नीडिंग रूलर एंड प्रोट्रैक्टर. तो पहले तो मैं यहाँ पे प्रोट्रैक्टर प्लेस कर देता हूँ so that normal can be drawn exactly at 90 degrees. Perfect. And this is our ruler. एंड बेटा यहाँ पे हम लोग 6 सेंटीमीटर का नॉर्मल बनाएंगे. नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज मेड बाय डॉटेड लाइन. ठीक है बेटा तो 6 सेंटीमीटर का नॉर्मल हमें ऊपर बनाना है. एंड 6 सेंटीमीटर हमें नीचे एक्सटेंड करना है. राइट तो ये 6 सेंटीमीटर हमने नीचे भी एक्सटेंड कर दिया. ठीक है बेटा दैट इज हाउ ये हमारे पास ऊपर वाला पार्ट 6 सेंटीमीटर का नॉर्मल हो गया और नीचे भी हमारे पास बिलो द लाइन BC भी 6 सेंटीमीटर का नॉर्मल बिल्डअप हो गया. नाउ वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन द नॉर्मल. अब ये सारी चीजें हटा देते हैं. लेट्स मूव बैक. क्या कह रहा है एग्जामिनर वो डिस्कस करते हैं. लेबल पॉइंट वेयर द नॉर्मल क्रॉसेस साइड BC विद लेटर T. ओके साइड AD पे नॉर्मल ने जो क्रॉस किया है वो तो R है लेकिन साइड BC पे जो पॉइंट क्रॉस कर रहा है नॉर्मल उसको आप नाम दे दो बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T. ठीक है बेटा मैंने आपको पहले ही बताया लाइट के इस तरह के सवालात को स्टेप बाय स्टेप वर्किंग के साथ किया करो. मेजर एंगल थीटा बिटवीन SR एंड द नॉर्मल. SR और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है वो मेजर करें. तो बेटा एंगल मेजरमेंट के लिए वी नीड प्रोट्रैक्टर एंड दैट इज हाउ विल मेजर द एंगल. और एंगल कितना आ रहा है बेटा देखें 10 20 30 डिग्रीज. ठीक है बेटा तो ये एंगल हमारे पास आ रहा है 30 डिग्रीज. यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 30 डिग्री. आगे क्या कह रहे हैं. द स्टूडेंट positions illuminated slit on the ray trace sheet so that the ray of light passes along the SR towards R. ओके तो क्या क्या कह रहे हैं बेटा स्टूडेंट ने पोजीशन कर दी है
जो स्लिट है वो ट्रेस के ऊपर, रे ट्रेस शीट के ऊपर, ताकि हमारे पास रे ऑफ लाइट इसी डायरेक्शन में मूव होती हुई ग्लास ब्लॉक की तरफ जाए। ठीक है बेटा, मार्क विद स्मॉल क्रॉस 2 points on the ray that leave the side BC and remove the transparent block। तो स्टूडेंट ने क्या किया बेटा, पहले लाइट को इस डायरेक्शन में शाइन किया और जिस तरफ से डायरेक्शन से लाइट निकल रही है वहां पे 2 क्रॉसेस मार्क कर दिए। ठीक है बेटा, एंड 2 क्रॉसेस मार्क करने के बाद क्या कह रहे हैं बेटा, ट्रांसपेरेंट ब्लॉक को रिमूव कर दिया। ऑन फिगर 1.1 ड्रॉ a straight line through the 2 crosses to meet the side BC। Label the point where the line meets BC with letter E। Okay. Label the other end of the line as letter F। Okay बेटा, तो ओवरऑल ऑल इन ऑल क्या है बेटा, हमें एक रे ऑफ लाइट बनानी है, एक लाइन बनानी है जो कि 2 क्रॉसेस से पास हो रही हो। ठीक है बेटा, तो हमने बना दी ये लाइन जो कि 2 क्रॉसेस से पास हो रही है। ठीक है बेटा, इसके अलावा हमसे क्या कहा गया है, एक मिनट रुकिएगा, सही है, परफेक्ट। तो हमसे और क्या कहा गया है, लाइन बीसी पे जो पॉइंट कट कर रहा है उसे पॉइंट ई का नाम दे दें आप, ये पॉइंट ई हो गया, एंड द अदर एंड ऑफ द लाइन को एफ का नाम दे दें। ठीक है बेटा, देख रहे हो मैं स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहा हूं और एग्जामिनर की हाँ में हाँ मिला रहा हूं। आगे बढ़े, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ई टू आर। स्ट्रेट लाइन बनाए ई टू आर, ई टू आर स्ट्रेट लाइन यहां से यहां हमने ज्वाइन करना है, तो दिस विल बी आवर स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ई टू आर। ठीक है बेटा, ओके, आगे क्या बोल रहे हैं, दिस शो द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू द ब्लॉक, मेजर एंगल ए ई टी ऑन फिगर 1.1। एंगल ए ऑफ लाइन ई टी मेजर करो, ई टी, ओके, मेजर एंगल ई टी। एक मिनट रुकिएगा, ये क्या कह रहे हैं बेटा, मेजर द लेंथ, सॉरी एंगल पढ़ लिया था मैंने, मेजर द लेंथ ऑफ ई टी, ई से टी तक की लेंथ मेजर करो। सही है बेटा, तो लेट्स मेजर द लेंथ ई टू टी। बेटा ई से टी तक की लेंथ आ रही है हमारे पास हाउ मच, 2.3। ठीक है बेटा, तो ई से टी तक की लेंथ को हमने बोला हुआ है ए, वो आ रही है हमारे पास 2.3। अब क्या बोल रहा है, मेजर द लेंथ बी ऑफ लाइन ई आर। ई आर की लेंथ क्या आ रही है, ई से आर यानी ये वाली लाइन, इसकी लेंथ मेजर करने के लिए हमने क्या किया, प्रोट्रैक्टर लेकर आए, सॉरी रूलर लेकर आए, एंड रूलर को उसी एंगल पे रखा जिस एंगल पे ये लाइन आई हुई है, एंड बेटा इसकी लेंथ आ रही है 6.4। ठीक है बेटा, टू बी एग्जैक्ट इसकी लेंथ आ रही है 6.4। मेजरमेंट का काम खत्म हो गया। ठीक है बेटा, on figure 1.1 extend line FE into the block until it meets RT। Extend line FE into the block until it meets RT। तो जो FE लाइन है ना ये वाली, इसको एक्सटेंड करो, कब तक, जब तक ये RT तक नहीं पहुंच जाती। अच्छा जी, तो लेट्स सी हम कैसे इसे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने इसे लाइन RT तक एक्सटेंड कर दिया। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या बोल रहा है, लेबल द पॉइंट वेयर एफ ई मीट्स आर टी विद लेटर जी। इसे लेटर जी का नाम दे दिया।
ठीक है बेटा। अब और मजीद क्या बात हो रही है, मेजर द लेंथ सी ऑफ ई जी इन फिगर 1.1। इस तरह के सवाल बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो लेंथ सी निकालें ई जी की, ई टू जी। ओके, तो बेटा हमारे पास लेंथ आ रही है ई टू जी की 4.6। ठीक है बेटा, एंड 4.6 हमारे पास जो ई जी की वैल्यू आ रही है वो नीचे पुट कर देते हैं। ठीक है बेटा, नाउ आगे बढ़ते हैं। यूज योर वैल्यूज फ्रॉम C1 एंड C2। C1 क्या था बेटा, C1 था हमारे पास 2.3 एंड C2 था 6.4। 2.3 6.4। ठीक है बेटा, you calculate the first value of n1 of the refractive index, use the equation। तो बेटा हमारे पास ये था a और ये था b, तो n1 क्या हो जाएगा 6.4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.3। सही बेटा, लेट्स सी क्या आंसर आता है हमारे पास। वेयर इज द कैलकुलेटर, ये रहा, 6.4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.3। सही है, तो 1.39 आ रहा है, जो कि हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर पे अराउंड ऑफ होकर 1.4 हो जाएगा। नाउ यूज द वैल्यू ऑफ C2 एंड D। C2 क्या था बेटा हमारे पास 6.4 और D की वैल्यू क्या थी हमारे पास, D की वैल्यू है 4.6। अच्छा, ऐसे B से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऐसे C से रिप्रेजेंट किया हुआ है। टू कैलकुलेट द सेकंड वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यूज द इक्वेशन यूज्ड। तो B है हमारे पास 6.4 और D है हमारे पास 4.6, दोनों सेम ही आएंगे आई गेस। 6.4 डिवाइड बाय 4.6, 1.39, जो कि दो सिग्निफिकेंट फिगर पे वही आ जाएगा हमारे पास 1.4। ओके, two quantities can be considered same within the limit of experimental accuracy if they are under 10% of each value। By the way, कल इंशाल्लाह, अभी मैंने ग्राफिकल क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट आपकी यूट्यूब पे शेयर की है, इंस्टाग्राम पे भी उसकी रील डाली है, वो भी गो थ्रू करिएगा। कल इंशाल्लाह मैं एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसीज वाले सवालात की टेक्निक्स, वैसे तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन अगर आपको सेपरेटली गो थ्रू करना है उसे गो थ्रू कर लिएगा, कल मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। कंपेयर योर वैल्यू ऑफ n1, n1 क्या आया था बेटा 1.4। ठीक है बेटा, और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ E1, E1 क्या है बेटा हमारे पास 1.4। ओके सॉरी, E1 और n1 बात एक ही है। विद द वैल्यूज ऑफ n2, जो कि हमारे पास अगेन 1.4 आ रहा है। स्टेट इफ यू टू वैल्यूज कैन बी कंसीडर्ड टू बी सेम, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द कैलकुलेशन। वैसे तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है दोनों वैल्यूज सेम है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं एग्जैक्टली सेम। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, अच्छा एक मरतबा और मजीद क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिकॉज द वैल्यूज आर कमिंग एग्जैक्टली सेम। C2 6.4 था विच वॉज B। ठीक है, एंड C हमारे पास 4.6 आया था। ठीक है, वैल्यूज तो हमने बिल्कुल ठीक पुट की है, एंड लेट्स सी क्या आंसर आता है अब हमारे पास। चलिए, तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप नंबर 1 क्या होता है, डिफरेंस निकालना। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, जीरो आएगा। डिफरेंस में कोई भी डिफरेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा। सही बेटा, तो दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या कहेंगे बेटा, कैलकुलेशन शो करने के लिए डिफरेंस ऑफ n हमारे पास 1.4 माइनस 1.4, दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है बेटा, वी आर कंपेयरिंग दीज टू वैल्यूज। देन हमने एवरेज निकाला है इसका, इसका एवरेज भी 1.4 ही आएगा। एंड तीसरा स्टेप क्या होता है हमारे पास, हम डिफरेंस को एवरेज से डिवाइड करके
मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो 0 डिवाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर क्या आएगा 0%। तो कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है इनमें, दैट इज वाई 0% आ रहा है हमें। तो हम क्या बोलेंगे, यस बोथ आर इक्वल एज डिफरेंस बिटवीन देम इज 0%, ब्रैकेट में लिख देना अंडर 10%। ठीक है बेटा, तो दीज आर परफेक्टली एक्यूरेट। अब क्या कह रहे हैं, वन सोर्स ऑफ इनएक्यूरेसी इन दिस एक्सपेरिमेंट इज केयरलेस मेजरमेंट। क्या बात है, तो केयरलेस मेजरमेंट क्या हो सकती है बेटा, सजेस्ट अनदर सोर्स ऑफ इनएक्यूरेसी। केयरलेस मेजरमेंट ये हो सकती है आपने लेंथ मेजरमेंट करने के दौरान, एंगल मेजर करने के दौरान पैरेलक्स एरर जनरेट किया है। ठीक है बेटा, आपने प्लेसमेंट ऑफ द रूलर या प्लेसमेंट ऑफ द प्रोटेक्टर सही पोजीशन पे नहीं की है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई एक और इनएक्यूरेसी आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको बताया लाइट के एक्सपेरिमेंट्स में हमेशा आप शार्प पेंसिल इस्तेमाल किया जाए। ठीक है बेटा, तो वन सोर्स ऑफ इनएक्यूरेसी क्या हो सकती है, rays of light are drawn with thick pencil, या लाइट के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है डार्क रूम में काम करना चाहिए। सही है बेटा, तो रूम में अंधेरा होगा, दैट इज हाउ आप पाथ ऑफ द रे बहुत आसानी से तरीके से देख पाएंगे। ठीक है बेटा, तो कोई भी रीजन लिख सकते हैं विच इज एक्यूरेट। तो आप यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका 981 पे पहला पेपर। ठीक है बेटा, एज आई टोल्ड यू इस तरह के सवाल बड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, दैट इज वाई हमें इस सवाल को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा है, 16 मिनट लगे। 1 आवर आउट ऑफ 16 मिनट्स हमने 10 मार्क पे सर्व कर दिए हैं। तो इट्स योर गुड लक और बैड लक आई वुड से कि जब ये पेपर में आपके पास सवाल आता है, ये आसान होता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ बेटा क्वेश्चन 2 इज रिगार्डिंग द electricity. Student investigates the resistance of thermistor at different temperatures. The student constructs the circuit as shown. Thermistor is shown in figure 2.1, placed in an empty beaker and is at room temperature. Okay. The student measures the room temperature theta r. Thermometer is shown. Okay. तो एंगल सॉरी थीटा आर हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है बेटा हमारे पास 21। सही है, रिकॉर्ड द रीडिंग थीटा आर, तो हमने बोल दिया 21 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। The student closes the switch, records the potential difference across the thermistor Vxy while the thermistor is at room temperature, opens the switch। तो बेटा क्या रीडिंग आ रही है हमारे पास 3.1। ठीक है बेटा, record the potential difference Vxy with thermistor is at room temperature in the table 2.1। thermistor at room temperature और ये वैल्यू आ रही है 3.1। ठीक है बेटा, कह रहे हैं द स्टूडेंट डिस्कनेक्ट द वोल्टमीटर फ्रॉम द पॉइंट एक्स एंड वाई, reconnects the voltmeter across 220 ohms resistor between y and z। मतलब यहां से वोल्टमीटर हटाकर स्टूडेंट ने यहां पे वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है बेटा, और अब हमसे क्या कह रहे हैं, क्लोजेस द स्विच and record the potential difference across 220 ohm resistor with value of VYZ while thermistor is at room temperature in the top row in table 2.1। Okay. Redraw the circuit diagram in figure 2.1 to show the voltmeter connected to measure the potential difference across 220 ohm resistor। Okay. तो फिगर 2.1 में हमें रीड्रॉ करना है। तो बेटा हम रीड्रॉ कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे वोल्टमीटर यू बनाकर दिखाना है।
ये वोल्टमीटर का सिंबल। डायग्राम इज नॉट अ डायग्राम विदाउट लेबलिंग, तो लेबल जरूर करिएगा। तो हमने बेटा 220 ओम्स के अक्रॉस वोल्टमीटर कनेक्ट करके दिखा दिया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? द स्टूडेंट पोर्ड सम हॉट वाटर इनटू द बीकर containing the thermistor, places the thermometer in the hot water and stirs the water gently. Wait for 30 seconds, measure the temperature of hot water. Measure the new value of potential difference Vxy and Vyz while the thermistor is at temperature of hot water. यानी ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया है। पहले बीकर में पानी रूम टेम्परेचर में था, अब बीकर में हॉट वाटर है, और वही सेम काम किया है जो पहले किया था। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर is 83 degrees. The students' measurements are recorded in the bottom row in table 2.1. Explain why a student waits for 30 seconds before measuring the temperature of hot water. बेटा क्यों वेट किया जा रहा है? बेटा वेट इसलिए किया जा रहा है ताकि टेम्परेचर थर्मोमीटर पे स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है बेटा, so that reading on thermometer stabilizes. ठीक है बेटा, बहुत सारे रीजन है इसके। एक तो ये जो मैंने लिखवाया है, रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर स्टेबलाइज हो जाए इसलिए हमने वेट किया है 30 सेकंड्स का। दूसरा, अंदर मरकरी है, मरकरी को एक्सपेंड होने में टाइम लगेगा, तो वी गिव टाइम फॉर मरकरी टू एक्सपेंड अप टिल द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। ठीक है बेटा, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं लिक्विड को एक्सपेंड करने का हमने टाइम दिया है। एंड ये कुछ कॉमन आंसर्स हैं। ठीक है बेटा, आप कोई भी सेंसिबल आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने ये पढ़ा है नॉर्मली, तो हमने ये लिख दिया। एक्सप्लेन व्हाई स्टूडेंट स्टिर्स द वाटर बिफोर रीडिंग द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम द थर्मोमीटर। ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो इसका जवाब क्या है बेटा? ताकि पानी का टेम्परेचर हर तरफ बैलेंस हो जाए, एक जैसा हो जाए, so that temperature of water is same everywhere. Okay, examine the data in table 2.1. Compare the reading and for the potential difference of thermistor Vxy at room temperature theta r with the reading of the potential difference of the thermistor Vxy at the temperature of hot water. What causes the difference in the reading? तो पहले तो रीडिंग देखते हैं हम लोग। तो बेटा जब हमारे पास टेम्परेचर था रूम टेम्परेचर, तो Vxy हमारे पास था 3.1, और जब हाई टेम्परेचर 83 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो रहा है, तो हमारे पास वोल्टेज की, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आ रही है बेटा? हमारे पास 1.2। तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग में फर्क क्यों आ रहा है? हम तो जानते हैं थर्मिस्टर की थ्योरी, और वो क्या है बेटा? जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ता है या थर्मिस्टर की सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, एंड दैट इज वाई हमारे पास वोल्टेज कम हो रहा है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या बोला? एज टेम्परेचर rises, comma, resistance of thermistor decreases. तो voltmeter reading is less at theta h. सही बेटा? Current I in the circuit is calculated using the equation I equals to V by Z upon R. V by Z upon R, R की वैल्यू हमें पता है 220. Use the measurements recorded in table 2.1 to calculate current I at room temperature and at temperature of hot water. Record your answer. तो बेटा पहले हम I निकालते हैं थीटा R के लिए। ठीक है बेटा, V by Z over R, R तो 220 है बेटा। V by Z की वैल्यू क्या है रूम टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे V by Z है 1.4।
एंड साथ साथ लिख देता हूँ इसका भी थीटा एच आई इक्वल्स टू वी वाई जी ओवर आर 220 है और बेटा हाई टेम्परेचर पे वी वाई जी है 3.3. लेट्स कैलकुलेट 1.4 divided by 220 0.0063. ठीक है बेटा, विच इज एम्पेयर. और यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास 3.3 डिवाइड बाई 220 0.015. ठीक है बेटा, आंसर ऊपर रिकॉर्ड भी करना है 0.0063 0.015 0.0063 0.015. ठीक है बेटा, तो ये डेटा में हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है. ये एक मरतबा और कर लेता हूँ 1.4 डिवाइड बाई 220. ओके बेटा, ये रिकरिंग आ रहा है तो आप इसको इस तरह कर लो 0.06363 एम्पियर. ठीक है बेटा, तो ये दो सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ हो गए 0.064 हो जाएगा. ठीक है, तो ये 0.0064 कर दो आप. आगे बढ़ते हैं, ये हमारी वर्किंग हो गई है. बोल रहा है रेजिस्टेंस RT of thermistor is calculated using the equation. Use the data in table 2.1 to calculate RT at room temperature and at hot water. तो बेटा पहले रूम टेम्परेचर पे RT निकालते हैं वी एक्स वाई ओवर आई. अच्छा जी, तो वी एक्स वाई हमारे पास क्या है बेटा, वी एक्स वाई 3.1 है एंड 0.0064. 3.1 0.0064. सही है. लेट्स कैलकुलेट 3.1 डिवाइड बाय 0.0064. ये आंसर आ रहा है 484.375 ओम्स. तो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा 480 ओम्स. ठीक है बेटा, अब हम यही वर्किंग करेंगे हाई टेम्परेचर के लिए. थीटा आर टी बराबर है वी एक्स वाई क्या है बेटा हाई टेम्परेचर पे 1.2 0.015. एटी. ओके, तो बेटा हमें साफ दिखाई दे रहा है रूम टेम्परेचर पे हाई रेजिस्टेंस है, जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस देखो कम हो गई है. बोल रहा है कैलकुलेट अल्फा द एवरेज चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर पर डिग्री सेल्सियस. ओके, फॉर द थर्मिस्टर as the temperature of the thermistor rises from room temperature to temperature of hot water. इक्वेशन आपको बताई हुई है, ये यूज करो. राइट डाउन द आंसर इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. बेटा अल्फा है हमारे पास चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर. बेटा मैक्सिमम 480 है, मिनिमम 80 ओम्स है जो ऊपर अभी हमने कैलकुलेट किया है. और चेंज इन टेम्परेचर क्या है बेटा, हॉट वाटर का टेम्परेचर था 83 और हमारे पास रूम टेम्परेचर था 21. लेट मी कंफर्म. रूम टेम्परेचर, सॉरी, रूम टेम्परेचर 21 है, सही है. और हॉट वाटर का टेम्परेचर हमारे पास 83 कहीं लिखा हुआ था, ये रहा 83 है. परफेक्ट, तो वैल्यूज हमने लिख दी हैं. लेट्स कैलकुलेट 480 माइनस 80 ओवर 83 माइनस 21. We are getting an answer of 6.
451। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्या हो जाएगा हमारे पास 6.45 है ना, तो 6.5 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, अंदाज दाओ दो सिग्निफिकेंट फिगर में हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वी डिड दिस क्वेश्चन एट 9:35। दैट मींस ऑल टुगेदर इस क्वेश्चन ने कितना टाइम लिया, लेट्स सी। 14 मिनट्स। ठीक है बेटा, तो वी आर डन विद आवर सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। दिस इज प्रोबेबली द ग्राफिकल क्वेश्चन एंड वी आर स्टार्टिंग दिस एट 9:35। कह रहे हैं द स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग। The student suspends spring from the clamp of a retort stand as shown in figure 3.1. Okay. The student takes reading from the meter rule to determine the length of the spring. On figure 3.2, take readings from the meter rule level with the top of the spring and level with the bottom of the spring. Do not include the loops at the top and bottom of the spring in your measurement. Record your रीडिंग नियरेस्ट टू 0.1 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले बताया रूलर जब मेजर कर रहे होते हैं तो हम 1 डेसिमल प्लेस में आंसर लिखते हैं। तो बेटा आपसे बोला जा रहा है लूप्स इंक्लूड ना करें। ठीक है बेटा, यानी हमारी जो रीडिंग्स हैं जो हमें नोट करनी है, दीज आर दीज रीडिंग्स। एक ये वाली और एक ये वाली। दैट मीन्स हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यूज हैं जो हमें रीड करनी है, एक 39 पे है और एक 41.1 है। ठीक है बेटा, तो 39 रीडिंग लेवल ऑफ टॉप ऑफ स्प्रिंग 39, बॉटम ऑफ स्प्रिंग क्या है 41.1। 1 डेसिमल प्लेस पे आंसर लिखना है तो 39.0 लिखेंगे इसे। ठीक है बेटा, उसने बोल दिया है और अगर आपने 39 लिखा 39.0 नहीं लिखा, दैट इज कंसीडर्ड एज इनकरेक्ट। ड्रॉ ऑन फिगर 3.2 to show how the student uses set square to take the readings from the meter rule level with the bottom of the spring. ओके, तो बेटा क्या बोल रहा है हमसे, फिगर 3.2 यानी ये वाली फिगर पे हमें ड्रॉ करके दिखाना है कि स्टूडेंट किस तरह सेट स्क्वायर इस्तेमाल करेगा मीटर रूल के साथ विद द बॉटम ऑफ द स्प्रिंग, यानी सिर्फ यहां दिखाना है। तो विल प्लेस द सेट स्क्वायर लाइक दिस। ठीक है बेटा, और इसको लेबल कर दें कि ये सेट स्क्वायर है। ओके, तो दिस वाज पार्ट 2 जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। Calculate length of the coiled part of the spring. एक मिनट यहाँ पे इसको मैं रीड कर लूँ। On figure 3.2, how student uses the set square to take readings from the meter rule at the bottom of the spring. सही, परफेक्ट है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द लेंथ L of the coiled part of the spring. Use the equation used. तो L क्या बता रहे हैं, रीडिंग लेवल विद द बॉटम ऑफ द स्प्रिंग माइनस रीडिंग लेवल द टॉप ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है बेटा, कॉइल्ड पार्ट ऑफ द स्प्रिंग हमें बताना है क्या है। तो हमारे पास एक रीडिंग आई है क्या 39 और एक 41, तो 41.1 माइनस 39.0 इज इक्वल्स टू एल।
क्या वैल्यू आ रही है एल की देख लेते हैं बेटा. दिस विल बी 2.1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है बेटा, सेंटीमीटर. रिकॉर्ड एल इन टेबल 3.1 फॉर अ लोड ऑफ 0.0 न्यूटन. ओके, एल को हमें रिकॉर्ड करना है 3.1 फॉर द लोड ऑफ 0 न्यूटन. सही है, 3.1 नहीं 2.1 सॉरी. चलो आगे बढ़ते हैं. अब क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट places load L 1 Newton of the on the spring, takes reading from the to determine the length L of the spring. अब बेटा पहले 0 न्यूटन का लोड था, 1 न्यूटन का लोड अटैच कर दिया है. ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड. द टॉप ऑफ द स्प्रिंग डज नॉट मूव बट द बॉटम ऑफ द स्प्रिंग मूव डाउन. जाहिर सी बात है, टॉप ऑफ द स्प्रिंग तो ऊपर पिवट हुआ हुआ है. बॉटम ऑफ द स्प्रिंग के ऊपर जब लोड अटैच होगा तो वो स्ट्रेच होगा. The student determines the new reading of the rule with the bottom of the spring to be 45.2 centimeter. Calculate the new length. तो न्यू लेंथ क्या है बेटा, 45.2 में से 39.0 माइनस कर दें. ठीक है बेटा, ऊपर वाला लेवल वही है 39 सेंटीमीटर पे, लेकिन नीचे वाला लेवल लोड अटैच करने पे 45.2 पे चला गया. तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.2 सेंटीमीटर. रिकॉर्ड योर आंसर ऑफ न्यू लेंथ एल फॉर 1 न्यूटन. तो ये आ रहा है हमारे पास क्या, 6.2, राइट. यस, 6.2. The student repeats the procedure in B2 for load 2 Newton, 3 Newton, 4 Newton, 5 Newton. The results are shown in table 3.1. Okay. On the grid provided on figure 3.3, plot a graph of L on y-axis and capital L on x-axis. Start from origin. तो बेटा हमें अपना स्केल ओरिजिन से बिल्डअप करना है और स्ट्रेट लाइन ऑफ बैकवर्ड बनानी है. सही है. तो आई एम टेकिंग द स्क्रीनशॉट सो दैट हमारे लिए आसानी हो हमारे ग्राफ की प्लॉटिंग में. तो ये हमारे पास ग्राफ है और हमसे क्या बोला गया है बेटा, वाई एक्सिस पे हमें रखना है कौन, वाई एक्सिस पे स्मॉल एल है. अच्छा, हमेशा बताया है फिर बता रहा हूँ बेटा, ग्राफ ये हमारे पास 4 मार्क्स होते हैं. पहला मार्क होता है एक्सिस को लेबल करने का, एल स्लैश सेंटीमीटर वर्सेस कैपिटल एल स्लैश सेंटीमीटर. दोनों सेंटीमीटर में है, नहीं कैपिटल एल न्यूटन में है. सही है, पहला मार्क मिल गया बेटा में. दूसरा मार्क क्या है बेटा में, यूनिफॉर्म स्केल बनाना है. तो यूनिफॉर्म स्केल के लिए हमारे पास लोड 0 से 1 जा रहा है एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन. तो अगर मैं इसको इस तरह लेके चलता हूँ 1 2 3 4 5, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी आई गेस. 1 2 3 4 9, 1 2 3 4 5. सही है, आगे बढ़ते हैं बेटा. वाई एक्सिस की क्या वैल्यू होते हैं, 2.1 से 21.9, 2.1 से 21.9 यानी 22 रखते हैं. अगर ये है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, परफेक्ट. तो बेटा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. तो वी गॉट आवर सेकंड पॉइंट या सेकंड मार्क हमारे पास मिल गया है हमें कि हमने यूनिफॉर्म स्केल बिल्डअप कर लिया. नाउ तीसरा पॉइंट है प्लॉटिंग का, क्वालिटी प्लॉटिंग का. तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया है, टेक 30 सेंटीमीटर ट्रांसपेरेंट रूलर इन द एग्जामिनेशन, दिस विल हेल्प यू अलॉट. तो आप रूलर को, बिगर रूलर को, 30 सेंटीमीटर का रूलर होगा, इट विल हेल्प यू टू प्लॉट द बैस्पेट लाइन एज वेल, और इस काम के लिए भी काम आ जाएगा वो. तो देखिए मैंने 1 न्यूटन पे
इसे फिक्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, पहली रीडिंग है 0 न्यूटन पे 2.1। 2.1 किधर आएगा बेटा? तो ये 3 है, ठीक है बेटा। तो अगर ये 3 है हमारे पास, तो 2.1 हमारे पास कहाँ आएगा? ये 2 है, 2.2 है, ठीक है। तो 2.1 आएगा इधर। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट है 1 न्यूटन पे, विच वन? 1 न्यूटन पे 6.2। 6.2 is easy, this is 6.2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 न्यूटन पे। 2 न्यूटन पे हमारे पास 10। देन हमारे पास 3 न्यूटन है। 3 न्यूटन पे है 14। तो बड़ी आसानी हो जाती है कि आप एक एक्सेस के ऊपर अपना फोकस बिल्डअप करे हुए होते हो, बाकी एक एक्सेस की जिम्मेदारी आपके पास अपने रूलर को दी हुई होती है। ओके, देन हमारे पास है 18.2। 18.2 विल बी हेयर, एंड देन फाइनली हमारे पास लास्ट पॉइंट है विच वी हैव टू प्लॉट, एंड दैट इज 29 21.9 विच विल बी हेयर, ठीक है। नहीं, एक मिनट, 21.9 ऊपर आएगा। Here, ठीक है बेटा, 21.9। We have plotted all the points. Now the last mark for basket line. basket line आपकी बैलेंस लाइन होनी चाहिए, जितने पॉइंट लाइन से ऊपर छूट रहे हैं उतने पॉइंट लाइन से नीचे छूटे हैं, एंड दैट इज हाउ वी ड्रॉ द basket line. तो देखते हैं पहले तो। ओके, लेट मी सी। So I guess we have got our line. This point is on the line, this point is above, this point is on the line, this point is on the line, and this point is on the line, this point is below, ठीक है बेटा। तो एक पॉइंट अगर मैं आपको थोड़ा आई मीन जूम आउट करके दिखाऊं, ये ऊपर छूट रहा है, नीचे छूट रहा है, बाकी सारे पॉइंट लाइन पर आ रहे हैं, तो वी गॉट आवर परफेक्ट बेसमेंट लाइन। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? यूज द टेबल in 3.1 and the graph in 3.3 to determine the extension of the spring when load of 3.5 Newton is added. Show your working. तो बेटा 3.5 न्यूटन पे हमारे पास क्या एक्सटेंशन आ रही है, ये ग्राफ और टेबल की मदद से हमें बताना है, ठीक है बेटा। पहले तो देखते हैं 3.5 पे क्या एग्जिस्ट हो रहा है। तो मैं 3.5 की वर्किंग शो कर रहा हूँ लाइट ब्लू कलर से। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ आ रही है, दिस इज नॉट एक्सटेंशन, दिस इज एक्सटेंडेड लेंथ, सही है। यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंडेड लेंथ आ रही है 16, और ओरिजिनल लेंथ हमारे पास क्या है? 2.1। तो ओरिजिनल लेंथ की आइडेंटिफिकेशन क्या है? जब 0 न्यूटन का लोड होता है
तो स्प्रिंग की जो लेंथ होती है वो आपकी ओरिजिनल लेंथ होती है। ठीक है बेटा, तो टेबल से भी हमें दिख रहा है ओरिजिनल लेंथ है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, और 3.5 न्यूटन पे 16 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 16 माइनस 2.1 विच विल बी 13.9। ठीक है बेटा, 1 डेसिमल प्लेस पे आपने आंसर लिखना है रूलर का। Okay, students suggest that the stretch length of the spring is proportional to the load. State if the data in table 3.1 support this suggestion. Justify your answer. Justify your statement using the data in table 3.1 or the graph in figure 3.1. ओके बेटा, यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो क्या है, प्रोपोर्शनल नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमारा ग्राफ फ्रॉम द ओरिजिन स्टार्ट होता है। तो क्या ये ग्राफ फ्रॉम द ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है, नहीं। दूसरी आइडेंटिफिकेशन, बेटा जब मैं लोड को डबल कर रहा हूं तो क्या ये 2.1 डबल हो रहा है, तो यहां पे वैल्यू क्या आ रही है 10, तो 2.1 से 10 डबल थोड़ी है। जब मैंने लोड को 0 से 2 डबल किया तो हमारे पास इस टेबल से देखो, जब लोड डबल हो रहा है तो ये डबल थोड़ी हो रहा है। 2.1 का डबल 4.2 होता है, 10 थोड़ी होता है। दैट इज हाउ वी से दैट दीज आर नॉट प्रोपोर्शनल। स्टेटमेंट क्या है बेटा, नो दे आर नॉट, नो दे आर नॉट प्रोपोर्शनल। और रीजनिंग क्या दोगे, रीजनिंग हमारे पास हो सकती है फॉर प्रोपोर्शनल ग्राफ, फॉर प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, comma graph must pass through origin and a straight line। तो स्ट्रेट लाइन तो है हमारे पास बट ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। एक रीजन ये बताया मैंने आपको, एक रीजन मैंने आपको डबलिंग वाला बता दिया। जब आप लोड को डबल कर रहे हो तो एक्सटेंशन जो आपके पास लेंथ है 2.1 वो डबल नहीं हो रही है। ठीक है बेटा, लाइन ऑफ साइट एरर, पैरेलक्स एरर की बारे में बात हो रही है। कैन occur when the readings are taken from the meter rule. One practical technique other than using set square that ensures the accurate reading are taken from the meter rule. तो बेटा आप अपनी आई को परपेंडिकुलर टू द रीडिंग रखना, ठीक है, कीप योर आई परपेंडिकुलर टू द रीडिंग। ओके, the student repeats procedure described in C 2 more times and average the readings before calculating spring length L for each load. ठीक है, explain why student does this। तो बेटा इससे क्या होता है, हमारे पास प्रेसिशन बढ़ जाती है, एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, reduces the chances of having error। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 14 मार्क का था विच इज डन। 9:53 पे हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है एंड वी टुक हाउ मच टाइम, 9:53, तो ये हो गया हमारे पास 18 मिनट्स। ये 14 मार्क का क्वेश्चन है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन अब हमारे पास आ रहा है and most probably that question will be a planning question। 9:53 पे हम शुरू कर रहे हैं, 54 हो गए बाय द वे। A metal ball falls through liquid. It experiences frictional force from the liquid that opposes the motion of the metal ball. Plan an experiment
to determine the relationship between density of the liquid contained in the measuring cylinder and average speed of the metal ball falling through the liquid. तो ये बेटा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वर्सेस स्पीड ऑफ द मेटल बॉल फॉलिंग थ्रू द लिक्विड हमें करना है डिस्कस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लिक्विड टू द बॉटम ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, कह रहे हैं बेटा द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल इज कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन एवरेज स्पीड होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन. Apparatus available includes measuring cylinder, metal ball, and selection of different liquids of known densities. सही है बेटा. तो डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, तो डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन बेटा डिस्टेंस तो हमें यहाँ पे मेजर करना होगा यूजिंग रूलर एंड टाइम टेकन स्टॉप वॉच से होगा हमारे पास. यू मे ऑल्सो यूज अदर apparatus commonly found in the school laboratory. In your plan, you should include any other apparatus needed. चले बेटा मेथड लिखते हैं. पहले मेथड की हेडिंग डालो एंड मेथड की हेडिंग डालने के बाद बल्कि सॉरी एडिशनल apparatus है पहले, सॉरी एडिशनल apparatus. तो एडिशनल apparatus में हम लोग लिखेंगे क्या बेटा, मीटर रूल टू मेजर distance and stopwatch to measure time. अगली चीज हमसे क्या डिमांड की गई है, brief description of the method including what will you measure and how will you make sure that your measurements are accurate. ओके बेटा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइट ऑफ द लिक्विड मेजर करेंगे. measure height of the liquid using ruler. ठीक है बेटा, now drop the ball in the liquid and at the same time, अच्छा यहाँ पे लिख देना अवॉइड पैरेलल एरर क्योंकि उसने बोला एक्यूरेसी के साथ. at the same time start stopwatch. ठीक है बेटा, के बाद आप क्या लिखेंगे, stop the stopwatch when ball reaches bottom of cylinder. सही बेटा, अब क्या बोलेंगे, repeat the process with liquids of different densities until you have 6 set of readings. ठीक है बेटा, दैट इज हाउ वी आर डन विद मेथड. आगे देखें एग्जामिनर अब हमसे क्या मांग रहा है, वेरिएबल्स यू विल कंट्रोल वेरिएबल्स यानी जो कांस्टेंट आपने रखना है. तो कांस्टेंट पैरामीटर हम क्या रखेंगे बेटा, कांस्टेंट पैरामीटर हम यहाँ पे रख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड या हाइट ऑफ द लिक्विड या हम बॉल का मास कांस्टेंट रख सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू लिख दो. चलो आगे बढ़ते हैं, क्या मांग रहे हैं बेटा हमसे, आई थिंक यू
आस्क द टेबल। अच्छा, टेबल में वैल्यूज नहीं लिखनी होती हैं, ठीक है बेटा। एंड कंक्लूजन, ये दोनों एक साथ लिख देते हैं हम लोग। तो टेबल क्या होगा, टेबल मैं ऊपर बना रहा हूँ। टेबल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। हमने 3 चीज़ों की वर्किंग की है, या 4 चीज़ों की वर्किंग हम दिखाएंगे यहाँ पे। किस तरह, ये देखें बेटा। पहली चीज़ हमारे पास होगी डेंसिटी। लिक्विड ऑफ डेंसिटी स्लैश ग्राम्स किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, एक डेंसिटी का कॉलम आ गया हमारे पास। एक कॉलम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर जो मेजरमेंट्स हम लोगों ने लिए हैं, हाइट स्लैश सेंटीमीटर, या हाइट ऑफ वाटर कह दो। देन टाइम रिक्वायर फॉर बॉल टू रीच बॉटम, that is in seconds. यूनिट सबके नीचे लिख देता हूँ। एंड एवरेज स्पीड, तो यूनिट सबके लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, स्लैश किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारे पास स्लैश सेंटीमीटर, ये हो जाएगा स्लैश सेकेंड, और ये हो जाएगा स्लैश मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, दिस इज हाउ वी आर डन विद द टेबल। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अब कंक्लूजन। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डेंसिटी वर्सेस एवरेज स्पीड। ठीक है बेटा, यही बातें थी ना जो हमें करनी थी। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ऑब्टेन्ड एंड एवरेज स्पीड। सही, परफेक्ट। तो हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। दैट मीन्स वी डिड दिस पेपर एट 10:02। हमने तकरीबन 10:05 पे शुरू किया था, यानी अंडर 10 मिनट ही हम लोगों ने कंप्लीट किया है। एंड वी टुक 8 मिनट टू कंप्लीट दिस प्लानिंग क्वेश्चन।